श्री चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 9 की चर्चा हम करें। कक्षा 9 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, और हम विश्व का जो समकालीन है, विश्व के समकालीन, क्योंकि 2-3 किताबें आपको पता है भारत के संदर्भ में भी है, जलवायु भूगोल के संदर्भ में भी है, लेकिन यहाँ विश्व के इतिहास की चर्चा हो रही है। और खंड 1 पूरा कर चुके हैं। खंड दूसरे की बात करें, खंड दूसरे में जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो दे रखा है ये समाज के बारे में, इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें जो स्टार्ट होता है काम वो यहाँ से होता है। चौथा पार्ट है, 3 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। विश्व के इतिहास में हमने रूसी क्रांति पढ़ी, उससे पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी और हिटलर का उदय, नास्तिकवाद पढ़ा था। अब है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, चैप्टर नंबर 4। इसकी चर्चा करते हैं। थोड़ा विश्व का इतिहास है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अपने स्कूल और घरों में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज़, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टोपी के सेलोफेन, रबर, बीड़ियों के तेंदुपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाले चर्म शोधक टेनिन या दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सब कहाँ से प्राप्त होती है? जंगलों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और हाँ, बांस, जलवान की लकड़ी, घास, कचरा, कोयला, कच्चा कोयला, पैकिंग में होने वाली वस्तुएं, फूल, फल, पशु पक्षी, ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के वे जंगलों के टुकड़े पौधों को 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। ये विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है औद्योगिकरण के दौर में। औद्योगिकरण मतलब उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जगह जगह पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जो खेती करने वाली ज़मीन है उनको नष्ट किया जा रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और वहाँ पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागांव और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ये देखिए जंगल, ये छत्तीसगढ़ का एक सालवन है। वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं, वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। ज़मीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव आया। ये देखो ज़मीन वगैरह, ये पशु देखिए, यहाँ पे जंगलों में कितने सारे पशु है, जल है, ठीक है। इनकी कई वजह थी। पहले अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूँ, कपास के उत्पादन को जमा कर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार समझ लेना, जो सरकार दूसरे राज्य पर राज करती है। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर राज किया, तो अंग्रेज़ों के हम क्या बने थे? औपनिवेशिक बने थे, उपनिवेश बने थे, यानी सारे संसाधन हमारे थे, राज कोई और कर रहा था। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यही वजह है कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचकांक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। देखिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या लिखा है? स्लीपरों का निर्माण होता है जंगलों में। स्लीपरों में जो पटरी के नीचे लगाई जाती है ना रेलवे, तो पेड़ पौधों को काम आता है। स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगने लकड़ी के सख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक सकते थे, ठीक है। अब तो धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, सीमेंट और पत्थर की लगने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे।
इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जांचों के बिना शाही सतह कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती। 1820 के ये देखिए कितने बांस वगैरह या किसी के पड़े जहाजें बनाई जाती थी इनसे। 1820 के दशक में खोजे गए हिंदुस्तान की वन संपदा कन्वेंशन करने के लिए भेजे गए एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा, बेचे जाने लगे। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य की थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और लकड़ी की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। ठीक है, स्लीपर पटरी के नीचे देखा है ना आपने, देख लेना कभी। अब तो बहुत कम है लकड़ी की मिलेगी, पहले लकड़ी की थी, अब पत्थर की या सीमेंटेड बनने लगी। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760-2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। क्योंकि 1853 से हमारी रेल स्टार्ट हुई थी भारत में, तो 1860 के आसपास तो खूब विकास होने लग गया। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1940 में लाइनों की संख्या 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी कट गए। अब रेल लाइनें बिछाई गई तो जहाँ एक रेल लाइनें बिछाई जाएगी वहाँ पेड़ काटे जाएंगे, दूसरे स्लीपरों की जरूरत होगी तो वैसे काटे जाएंगे। अकेले मद्रास प्रेसिडेंस में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू किया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब हुए। ये देखो हाथी के द्वारा ये ले जाया जा रहा है, ये लकड़ का बना हुआ है, स्लीपर लगाएंगे। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। अब ये देखिए लकड़ियाँ ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर लेते ये लोग, ये जंगलों में आदिवासी लाते थे। लट्ठे ले जाते हुए ट्रक देखिए ना आपने, आजकल अपने भी आरा वगैरह पे ले जाते हैं तो ट्रॉली भरी हुई आपने देखी होगी। तो इससे तो पहले बहुत ले जाते थे, अब तो कम हो गए पेड़। बागान यूरोप में चाय कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग। देखो चाय कॉफ़ी और बागान रबड़ है ये अपने भारत में होता था और अंग्रेज़ों को चाहिए वो ले जाते थे वहाँ पे। पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। प्लेजियर ब्रांड टी देखो। ठीक है, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे, वनों से व्यवसाय कैसे शुरू हुआ। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशविरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले, ये देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जंगलों में, आज भी है जहाँ जंगल है ना बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको मिलेंगे। पॉपुलर का पेड़ है कि ये देखिए, किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारत वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड की राजधानी है। जहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। फॉरेस्ट वन क्या होता है, जंगल। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का इतना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए।
1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ ही नहीं ले जा सकते थे, वे घर बनाने, ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों, ये देखिए जंगलों से महुआ बीनना, महुआ का वृक्ष देखा ना, महुआ के पत्ते तोड़ते हैं और फूल तोड़ते हैं, बीज जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों, रेलवे के लिए इमारती लकड़ियाँ मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजाति को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यधिक पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर नहीं आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता था। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जाती थी और इसका उपयोग छतरी व टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता था। सूखे हुए कुम्हेड़े के घोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोनों बनाए जाते थे। आजकल प्लेटें होती है ना प्लास्टिक की, खा लेते हैं और फेंक देते हैं, वैसे वो पत्तों की बनाते थे। पत्तों की बनाई, खा लिया और डाल दिया। स्यादी की लताओं से रस्सी बनाई जाती थी। सेमूर, सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छिली जा सकती थी। महुआ के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता। देखो सूखते हुए तेंदू पत्ते, खलिहानों में अनाज लाते हुए देखो, ये अनाज ला रहे हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैरकानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा न बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों को दया पर होते उनसे घूस थे। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। फिर है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। झूम या घुमंतू, घूम फिर के खेती करना, जंगलों पेड़ों को काट काट कर खेती करते थे। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में ये खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसको लादिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, अफ्रीका में चितमेन या तावी और श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। हिंदुस्तान में घुमंती खेती के लिए दया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदांद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते, ठीक है, सीधा बिखराव करते हैं, ऐसे अपनी तरह हल वगैरह नहीं चलाते, सीधा छिड़क देते हैं, क्योंकि राख होती है, राख में उग जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन खेतों पर दो या एक साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था, ठीक है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। यूरोपियन वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर तक खेती की जा रही है, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जाए। देखिए, जंगल के पेंदा या पंदू हिस्सों को जलाना, देखो इस क्षेत्र को जला देते थे। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के लिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। कुछ को अपना पैसा बदलना पड़ा। पैसा होता है अपना काम जो कर रहे थे व्यवसाय, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। देखो, मछली मारने वाला लड़का। शिकार की आज़ादी किसे थी। जंगल संबंधी नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर, छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहाँ तक एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा।
अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि प्रजातियां पूरी तरह लुप्त हुई। देखो, नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड लीडिंग, ये देखो शेर ही शेर है, लॉर्ड लीडिंग वाइसराय था। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इन इनसे किसानों को खतरा। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए, 2 लाख भेड़िए मार गिरे। देखो, और अब तो हमारे भारत में 3,500 बाघ है। देख लो, आज भारत में ना पूरे भारत में 3,000, और हमारे राजस्थान में 70 ही बाघ है सारे के सारे, और पहले इतने मार देते थे। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद प्राणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, नहीं कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ हुआ। कई समुदाय अपने परंपरागत पैसे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली एमेजोन के मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना प्रारंभ किया। कालांतर में व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर गए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि गुमंतु समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, रोल के व्यापार के एक सबूत मिले। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरावाह और गुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खादों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। काम में नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। नए शब्द इजारेदारी यानी एका अधिकार। अब ये वन विद्रोह कैसा हुआ? क्योंकि आदिवासी लोग अक चुके थे, पूरी तरह से परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने विद्रोह करने की बात कही। तो कल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे।